अस्सलाम वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी सीरीज़। एंडोक्राइनोलॉजी में हमने पिट्यूटरी एज ए होल डिस्कस कर लिया था, उसकी एनाटमी हिस्टो। उसके बाद हमने थायराइड ग्लैंड स्टार्ट किया था, उसकी एनाटमी और उसकी हिस्टो, उसकी सिंथेसिस हमने पिछली वीडियोस में कर ली थी। तो अभी हम थायराइड ग्लैंड की रेगुलेशन पे आते हैं। ठीक है, रेगुलेशन हमारे पास बायोकेमिस्ट्री का टॉपिक होता है और हम इंटीग्रेशन ऑफ बायोकेमिस्ट्री एंड फिजियो की इंटीग्रेशन में पढ़ेंगे हम रेगुलेशन में हम मेन चीज़ें क्या पढ़ते होते हैं, हम ये देखते होते हैं कि स्टिमुलाई क्या है, यानी किसी भी उस ग्रोथ हार्मोन के लिए। ठीक है, यानी कौन कौन सी स्टिमुलाई करेंगी और फिर कौन सा हार्मोन रिलीज़ होगा, उस हार्मोन की नेचर क्या होगी और उसके बाद उस हार्मोन के रिसेप्टर्स कौन कौन से होंगे, रिसेप्टर्स की नेचर क्या होगी, जी प्रोटीन का रिसेप्टर होंगे, आयन चैनल होंगे, आयन लिंक्ड होंगे, ये चीज़ें हम देखेंगे। और उसके बाद रिसेप्टर्स के बाद हम बाकी हम ग्लैंड्स या आर्गन देखते हैं, वो आगे कौन से, यानी कौन सा हार्मोन कौन से आगे ग्लैंड्स पे एक्ट करता है। ठीक है, तो हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था कि पिछली वीडियोज़ में हमने पढ़ लिया था। तो रेगुलेशन के लिए मस्ट है कि हम उस चीज़ को दोहराते हैं जो हमने कहा था कि हमने पढ़ा था कि हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी थायराइड हमारे पास जो एक्सिस बना था। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहले एक्सिस को देख लेते हैं, फिर हम इसकी स्टिमुलाई और रिसेप्टर्स की तरफ आएंगे। ठीक है, सबसे पहले हमने कहा था कि जो हाइपोथैलेमस का जो पेरा वेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई होगा हाइपोथैलेमस से, वो हमारे पास यहाँ मीडियन एमिनस में क्या रिलीज़ करेगा, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज़ करेगा। ठीक है, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन यहाँ आएगा कैपिलरी प्लेक्सिस के थ्रू आएगा, प्राइमरी कैपिलरी प्लेक्सिस एंड पाथवे एंड सेकेंडरी कैपिलरी प्लेक्सिस। और यहाँ हमारे पास एंटीरियर पिट्यूटरी में हमारे पास कौन से सेल्स को एक्टिवेट करेगा, थायरोट्रोप्स को एक्टिवेट करेगा। ठीक है, ये याद रखें। थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन थायरोट्रोप्स को एक्टिवेट करेगा, तो वो क्या प्रोड्यूस करेंगे, हमारे पास थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन प्रोड्यूस करेंगे, यानी इन्होंने क्या करना है, थायराइड को स्टिमुलेट करना है। ब्लड के थ्रू आएंगे हमारे पास थायराइड ग्लैंड पे आएंगे। तो थायराइड ग्लैंड पे हमने क्या कहा था कि कहाँ एक्ट करेंगे, ये फॉलिकल्स पे एक्ट करेंगे। ठीक है, इस चीज़ को हम डिटेल में अलग अलग पढ़ेंगे कि इसके रिसेप्टर क्या हैं, इसके रिसेप्टर क्या हैं, फिर आगे ये क्या रिलीज़ करेंगे। तो हमने ये पढ़ा था कि जो हमारे पास इस तरह थायराइड फॉलिकल्स होते हैं जिनका जो मिड होता है वो कोलाइड होता है। ठीक है, और इस तरह उसके जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं उनमें ब्लड वेसल्स होती हैं। ठीक है, और इस तरह तो इन कोलाइड्स पे एक्ट करेगा, तो ये एट द एंड क्या प्रोड्यूस करेंगे, हमारे पास T3 एंड T4 प्रोड्यूस करेंगी। और आगे हम देखेंगे कि T4 के रिसेप्टर्स कौन कौन से हैं, हमारी पूरी बॉडी में हैं, ये हम थोड़ी बहुत रिसेप्टर्स देख लेंगे, ऑर्गन्स देख लेंगे। ठीक है, कि इसके रिसेप्टर्स कौन कौन से हैं। तो अब इस एक्सिस का क्या मतलब है कि जब हमारे पास T3 और T4 हमारे पास नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म करेंगे, यानी कि अब इसके लिए स्टिमुलस क्या है हमारी बॉडी में, तो इसके लिए हमारे पास थायराइड रिलीजिंग हार्मोन कब रिलीज़ होगा और कब नहीं रिलीज़ होगा। तो इसके लिए स्टिमुलस क्या है, हमारे पास T3 T4 का लेवल ब्लड में इंक्रीज़ होगा, ये ब्लड यहाँ से पास होगा, तो ये इसको डिटेक्ट करेगा और थायराइड हार्मोन थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन का लेवल कम हो जाएगा। ठीक है, यानी कम रिलीज़ करेगा। जब हमारे पास ये कम होंगे, सपोज करते हैं कि ये ब्लड में कम हो गए हैं, तो थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन का लेवल ब्लड में ज़्यादा हो जाएगा, यानी इसका जो इसके साथ जो रिलेशन है, यानी इनका डिक्रीज़ होना पॉजिटिव इफेक्ट है और इनका इंक्रीज़ होना नेगेटिव इफेक्ट है। दिस इज़ कॉल्ड नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म। तो ये हमारे पास नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म के थ्रू एक्सिस में काम करते हैं, यानी ये एक्सिस यहाँ चलता है। ठीक है, अगर हम थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन की बाकी स्टिमुलस देखें कि बाकी ऐसी कौन सी स्टिमुलस होंगी जो हमारे पास इन हाइपोथैलेमस के जो न्यूक्लियाई होगा उनको स्टिमुलस करती हैं, तो ये देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास अगर स्ट्रेस है, तो स्ट्रेस में ये हमारे पास नेगेटिव इफेक्ट डालेगा किस पे, हमारे पास जो थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन की प्रोडक्शन पे नेगेटिव इफेक्ट डालेगा। ठीक है, और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो जो हमारे पास कोल्ड होती है, कोल्ड में हमारे पास, चूँकि कोल्ड में हमें ज़्यादा हीट की ज़रूरत है, और हम ये जानते हैं कि थायराइड हार्मोन जब भी प्रोड्यूस होता है वो मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज़ करता है, हीट प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करता है। ठीक है,
तो जो कोल्ड आपके पास जो एक ये हमारे पास एनवायरमेंटल स्टिमुलाई हम इनको कह सकते हैं। जो इंटरनल स्टिमुलाई हैं वो हमने पढ़ ली हैं T3 T4 के थ्रू हमारे पास ये हमारे पास क्या रेगुलेट होगा, ठीक है। जो हमारे पास कोल्ड है, कोल्ड क्या है कि पॉजिटिव इफेक्ट देता है, यानी इसको स्ट्रेस में हमारे पास क्या आ सकता है, कोई भी एक्साइटमेंट है, हमारे पास एंग्जाइटी है, तो इन सिचुएशन में हमारे पास क्या होगा, थायराइड हार्मोन ज़्यादा रिलीज़ होगा। अगर हमें याद है कि हमने जब ग्रोथ हार्मोन पढ़ा था तो उसमें हमारे पास स्ट्रेस में हमारे पास ज़्यादा रिलीज़ हो रहा था ग्रोथ हार्मोन। और ये याद रखिए कि थायराइड हार्मोन जो होगा वो स्ट्रेस में कम रिलीज़ होगा, ठीक है। ये हमने एक्सेस कर लिया है और इसके बाद हमने स्टिमुलाई भी कर ली हैं, यानी कौन कौन सी स्टिमुलाई हैं, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि जो थायराइड रिलीजिंग हार्मोन है तो इसके हमारे पास कौन से सेल्स पे एक्ट करेगा, इसके रिसेप्टर्स क्या हैं और ये है, ठीक है। थायराइड रिलीजिंग हार्मोन हमने कहा है कि सेल कौन सा आ गया हमारे पास, थायरोट्रोपिन पे एक्ट करता है, ठीक है, थायरोट्रोपिन पे एक्ट करेगा। तो रिसेप्टर्स कौन कौन से हैं, ये हमारे पास रिसेप्टर्स अक्सर वाइवा में पूछे जाते हैं कि कौन सा रिसेप्टर है, ठीक है। तो थायरोट्रोपिन जो हमारे पास थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन क्या है हमारे पास, ये एक ट्राईपेप्टाइड है, ये हमने याद रखना है, ठीक है। ट्राईपेप्टाइड है। हम रिसेप्टर को समझने के लिए हमने उसकी नेचर समझनी ज़रूरी होती है, ठीक है। तो ये ट्राईपेप्टाइड है, तो इसका नाम क्या है ट्राईपेप्टाइड का, यानी 3 पेप्टाइड्स होंगी, तो इसका नाम हमारे पास है पायरोग्लूटामाइल। बहुत लंबा नाम है, हम याद कर लेते हैं, पायरोग्लूटामाइल हिस्टाडाइल प्रोलिनमाइड, ठीक है। ये हमारे पास इसका नाम है थायरोट्रोपिन। चूँकि हम बायोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो बायोकेमिस्ट्री में इस तरह के नाम हमें याद करना पड़ेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ है हमारे पास एमाइड है, ठीक है, पेप्टाइड है। तो हमने ये कहा था कि जो रिसेप्टर वाली वीडियो में हमने नेचर पढ़ी थी, हमने कहा था कि जो भी प्रोटीन होगी तो उसका जो रिसेप्टर होगा वो सरफेस पे होगा, यानी मेम्ब्रेन पे होगा। जो हमने कहा था कि जो स्टेरॉइड होगा तो उनके रिसेप्टर हमारे पास साइटोप्लाज्म में थे, ठीक है, ये रिमाइंड करवा रहा हूँ। तो जो हमारे पास थर्ड जो थे थायराइड जो हार्मोन थे, जो थायराइड हार्मोन मतलब T3 T4 के रिसेप्टर हमारे पास न्यूक्लियस में थे, ये चीज़। तो अब हमारे पास ये समझ आ गई है कि ये पेप्टाइड है, प्रोटीन है, तो इसका रिसेप्टर कहाँ होगा, सेल मेम्ब्रेन पे होगा थायरोट्रोपिन की, ठीक है, ये चीज़ हमने कर ली, सेल मेम्ब्रेन पे होगा। अब विच रिसेप्टर, यानी ये पूछ सकते हैं वाइवा में कि कौन सा रिसेप्टर होगा, ठीक है, सेल सरफेस पे, तो हम कहेंगे कि जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर होगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आएगा कि जी प्रोटीन में भी आगे तो डिफरेंट टाइप्स है ना, जी प्रोटीन में कौन से मैसेंजर सिस्टम को आगे एक्टिवेट करना है, कौन से सेकंड मैसेंजर सिस्टम को एक्टिवेट करना है। तो अगर ये हमसे कोई पूछेगा तो हम ये कहेंगे कि ये फॉस्फोलाइपेज वाले सिस्टम को एक्टिवेट करेगा, ये याद रखना है, ठीक है। हमने ये याद रखना है कि जो फॉस्फोलाइपेज सी वाला सिस्टम होता है उसको एक्टिवेट करता है, ठीक है। तो थोड़ा सा ये मैं कर लेता हूँ कि हम थायरोट्रोप्स बना के तो थोड़ा सा ये सिस्टम कर लेते हैं, ठीक है, यानी कैसे हमारे पास थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन की सिक्रीशन कैसे होती है। सपोज़ कर लेते हैं कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास मेम्ब्रेन है और ये न्यूक्लियस है, सेल है, और कौन सा सेल है, ये थायरोट्रोफ है जो हमारे पास थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन प्रोड्यूस करता है, ठीक है। यहाँ जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर 7 पास रिसेप्टर होता है, यहाँ क्या चीज़ आएगी, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन आएगा, ठीक है। तो यहाँ हमने कहा था कि फॉस्फोलाइपेज सी वाला सिस्टम है ना, तो फॉस्फोलाइपेज सी वाला सिस्टम हमने पढ़ा हुआ है, तो हमने जो रिसेप्टर वाली वीडियो है उसमें पढ़ा हुआ है। मैं यहाँ थोड़ा सा वो करवा देता हूँ, ओवरव्यू देता हूँ। तो यहाँ हमारे पास कौन सा एंजाइम होगा एसोसिएटेड, फॉस्फोलाइपेज सी एंजाइम होगा। फॉस्फोलाइपेज सी क्या करेगा कि जो मेम्ब्रेन के जो लिपिड हैं फॉस्फेटिडाइल इनोसिटोल PIP2 हम जिन्हें कहते हैं डाइफॉस्फेट, तो इनको कन्वर्ट करेगा हमारे पास PIP3 में और डेग में डाइइसाइल ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करेगा। इनकी डिटेल आप हमारी रिसेप्टर वाली वीडियो में देख सकते हैं। तो ये हमारे पास डेग और ये IP3 है, ठीक है। तो हमारे पास IP3 और ये आगे हमारे पास सेकंड मैसेंजर चलाएंगे, कैस्केड चलाएंगे और थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन की प्रोडक्शन करवा देंगे, ठीक है। अब हमारे पास थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन आ चुका है। अब हम देखेंगे कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन के रिसेप्टर्स कहाँ हैं, ठीक है। अगर हम थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को देखते हैं, क्योंकि बायोकेम में हम यही चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है। इसके रिसेप्टर हमारे पास सेल कौन सा होगा, तो सेल कौन सा है, फॉलिकुलर सेल्स,
ठीक है। फोलिकुलर सेल्स क्या है, हमने पढ़ा था कि जो फोलिकल्स हैं उसके सिंपल क्वाड्रिलेटरल जो एप्सिलियम है ना, उसके जो मेन सेल्स होंगे जिन्हें हम थायराइड सेल्स कहते हैं, तो ये हमारे पास फोलिकुलर सेल्स हैं, ठीक है। फोलिकुलर सेल आ गया, तो इसका रिसेप्टर भी हमारे पास वही है, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर। लेकिन कौन सा हमारा सेकंड मैसेंजर सिस्टम कौन सा चलाएगा, तो इसमें याद रखें कि सेकंड मैसेंजर सिस्टम कौन सा चलाएगा, वो फॉस्फोलाइपेज वाला चला रहा था, यानी जी प्रोटीन से आगे फॉस्फोलाइपेज वाला सिस्टम चला रहा था। ये कौन सा सिस्टम चलाएगा CAMP एडिनाइल साइक्लेज वाला सिस्टम चलाएगा, ठीक है। यानी ये वाला, ये हम थोड़ा सा पिक्टोरियल में देख लेते हैं, यानी कि थोड़ा सा डायग्राम से, ठीक है। ये हमारे पास कौन सा सेल होगा, ये हमारे पास फोलिकुलर सेल सपोज कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ वही जी प्रोटीन का रिसेप्टर होगा, जी प्रोटीन का मतलब है ये हमारे पास जी प्रोटीन है। जी प्रोटीन अल्फ़ा हमारे पास एक्टिवेट होगी, ठीक है, जब हमारे पास थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन यहाँ एक्ट करेगा, ठीक है, बाहर वाले डोमेन पे। तो यहाँ वहाँ क्या था कि फॉस्फोलाइपेज एक्टिवेट हो रही थी, तो यहाँ क्या एक्टिवेट होगा, एडिनाइल साइक्लेज, यानी यहाँ एंजाइम क्या है, एडिनाइल साइक्लेज। तो एडिनाइल साइक्लेज क्या करेगा, हमारे पास जो हमारे पास ATPs साइटोप्लाज्म में पड़े हैं उनको हमारे पास CAMP में कन्वर्ट करेगा, तो सेल के साइटोप्लाज्म में CAMP का लेवल हाई हो जाएगा, ठीक है। तो CAMP हमारे पास आगे क्या करेगा कि प्रोटीन काइनेज A को, और वो आगे फॉस्फोराइलेशन करेगी, और इस तरह हमारे पास क्या होगा कि T3 T4 की प्रोडक्शन की तरफ हम जाएंगे, क्योंकि TSH इस तरह स्टिमुलेट करके ये हमारे पास T3 T4 की प्रोडक्शन करवाएगा, ठीक है। तो ये हमने इसका भी कर लिया कंप्लीट कि रिसेप्टर वही था जी प्रोटीन कपल, लेकिन आगे जो सेकंड मैसेंजर सिस्टम जो कैस्केड चलाया है वो डिफरेंट है। तो ये चीज़ आपसे पूछ सकते हैं, तो इसको हम कर लेते हैं, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हम आते हैं कि जो हमारी लास्ट थिंग है उस पर, तो इसके बाद हम आते हैं कि एक फोलिकुलर सेल में हमारे पास थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कौन कौन से स्टेप्स के थ्रू यानी ये करेगा। CAMP तो हमने लगा लिया, प्रोटीन काइनेज A, लेकिन हम वो देखते हैं, स्टेप्स देखते हैं। सपोज कर लेते हैं कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास फोलिकुलर सेल है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास यहाँ रिसेप्टर्स होंगे, यहाँ रिसेप्टर चला दिए, ठीक है। यहाँ हम ये देखेंगे कि कौन कौन से स्टेप्स के थ्रू ये जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम शॉर्ट टर्म इफेक्ट्स पढ़ते हैं, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन के शॉर्ट टर्म क्या इफेक्ट होंगे। हमने ये कहा था कि पिछली वीडियोस में हमने पढ़ा था कि शॉर्ट टर्म इफेक्ट्स कौन से होते हैं, जो हमारे पास प्रिपेयर्ड चीज़ होती है ना, तो उसी को हमने जल्दी से रिलीज़ करवाना होता है। तो हमने सिंथेसिस वाली वीडियो में कहा था कि जब कोलाइड हमारे पास यहाँ उसके साथ आ जाता है, यानी कि ये जो हमारे पास जो थायरोग्लोबुलिन थी उसके साथ हमारे पास T3 और T4 लगे हुए तैयार हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो तैयार चीज़ होती है, प्रिपेयर्ड होती है, शॉर्ट टर्म में उसको लाया जाता है, ठीक है। शॉर्ट टर्म में क्या होगा कि इसको यहाँ लाया जाएगा और यहाँ से एकदम से प्रोटियोलाइसिस होगी, यानी कि शॉर्ट टर्म इफेक्ट हमारे पास क्या है, प्रोटियोलाइसिस है, ठीक है, यानी प्रोटियोलाइसिस। ये जो तैयार हमारे पास थायरोग्लोबुलिन है T3 T4 साथ लगे हुए हैं, उनको यहाँ लाना और प्रोटियोलाइसिस करवा के यहाँ से, क्योंकि हमारे पास अर्जेंट नीड है ना, तो T3 T4 को हम क्या करते हैं, ब्लड में भेज देते हैं, ठीक है। शॉर्ट टर्म इफेक्ट्स में उसने क्या किया कि ये जो शॉर्ट टर्म इफेक्ट होता है ये हमारे पास 30 मिनट्स में होता है, ठीक है। इसके बाद वो हमारे पास लॉन्ग टर्म इफेक्ट करेगा, ठीक है। नंबर 2 हमारे पास क्या है, लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स। तो लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स कितने मिनट्स में होते हैं, ये हमारे पास आवर्स टू डेज़ में होते हैं, ठीक है, आवर्स टू डेज़ में। अगर हम इसको थोड़ा सा साफ ऐसे कर दें, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स अब हमारे पास क्या होंगे कि हमने जो सिंथेसिस वाला लेक्चर पढ़ा था ना, कि सिंथेसिस जिस जिस स्टेप में होती है ना, तो हम हर उस स्टेप पे जाएंगे कि हर स्टेप को ये वो करेगा, ठीक है। क्या करेगा कि हमारे पास थायरोग्लोबिन की सिंथेसिस को इंक्रीज़ करेगा, यानी जो थायरोग्लोबिन की सिंथेसिस है उसको इंक्रीज़ करेगा। इसके अलावा हमने उसके बाद पढ़ा था कि हमारे पास आयोडीन की ट्रैपिंग होती है, तो ये हमारे पास आयोडीन जो पंप है उसकी एक्टिविटी को इन्हांस करेगा, आयोडीन पंप की एक्टिविटी को इंक्रीज़ करेगा। जब हमारे पास फिफ्थ वन इज़, जब आयोडीन भी थायरोग्लोबिन हमारे पास क्लोराइड में आ चुके हैं तो उनकी कपलिंग को इन्हांस करेगा, ठीक है, कपलिंग को ज़्यादा कर सकता है हमारे पास। उसके बाद हमारे पास आयोडीनेशन, अच्छा कपलिंग से पहले हमारे पास जो स्टेप है वो आयोडीनेशन का है, ठीक है। आयोडीनेशन और ऑर्गेनिफिकेशन, आयोडीनेशन और ऑर्गेनिफिकेशन क्या है कि हमारे पास जो थायरोग्लोबुलिन हमारे पास मॉलिक्यूल है उसके साथ आयोडीन का ऐड होना, एडिशन ऑफ आयोडीन इज कॉल्ड आयोडीनेशन और आयोडीनिफिकेशन और ऑर्गेनिफिकेशन, ठीक है।
जो हमारे पास आयोडीनेशन और दूसरी तरफ जो हमारे पास ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीडेशन और आयोडीनेशन में कंफ्यूज नहीं होना कि जो ऑक्सीडेशन है वो क्या है कि जो हमारे पास आयोडाइड आयन की फॉर्म में आता है उसको ऑक्सीडाइज करके I2 में कन्वर्ट होना, ये हमारे पास ऑक्सीडेज करता है, थायराइड पर ऑक्सीडेज करता है, ठीक है। और जो हमारे पास आयोडीनेशन है वो अदर एंजाइम करता है, ठीक है। तो आयोडीनेशन में भी ये हेल्प करेगा और बाकी सारे स्टेप्स में हेल्प करेगा, जितने भी हमारे पास सिंथेसिस के स्टेप्स होंगे उनमें हेल्प करेगा और उन हमारे पास स्टेप्स को इन्हांस करेगा, ठीक है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसके बाद हम देख लेते हैं कि जो जल्दी से जो एट द एंड हम देख लेते हैं, क्योंकि हमने थायराइड T3 T4 प्रोड्यूस कर लिए हैं, तो इनके रिसेप्टर्स कहाँ कहाँ होंगे। तो इनके रिसेप्टर्स हमारे पास क्या हैं कि ब्लड वेसल यानी CVS में भी हैं, ठीक है। इनके रिसेप्टर्स इसके अलावा हमारे पास कहाँ होंगे कि इसके अलावा हमारे पास ये ब्रेन की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करवाते हैं, तो इसके रिसेप्टर ब्रेन पर होंगे। इसके अलावा हम किसी भी सेल को देखते हैं तो हमने कहा था कि ये बेसल मेटाबॉलिक रेट को इन्हांस करते हैं। बेसल मेटाबॉलिक रेट को इन्हांस करते हैं तो उसके अंदर जो ग्लाइकोलाइसिस, ग्लूकोन्यूजेंसिस, फैट मोबिलाइजेशन, तो एडिपोज टिश्यूज़ और इन पर भी इसके रिसेप्टर्स होंगे, ठीक है, क्योंकि बेसल मेटाबॉलिक रेट को इन्हांस करते हैं, ठीक है। इसके बाद इनके रिसेप्टर्स और किन किन सेल्स पे होंगे, बाकी हर सेल पर तकरीबन होंगे, जितने भी हमारे पास बॉडी के सेल्स हैं, क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस और ये तकरीबन हर सेल हमारी बॉडी के हर सेल में होता है, ठीक है। ATP प्रोडक्शन को इन्हांस करते हैं, तो थायराइड इनके रिसेप्टर्स उस पे होंगे। अब मेन चीज़ ये क्या है कि थायराइड रिसेप्टर किसी भी सेल के अंदर कहाँ होंगे, यानी T3 और T4 के। तो सबसे पहले अगर हम ये देखें तो क्या होता है कि ये हमारे पास 95% हमारे पास T4 प्रोड्यूस होता है। तो T4 जब अंदर इंटर होता है, T3 इंटर होता है तो वो तो ऐसे सच रहता है। T4 इंटर होता है तो डी आयोडीनेज एंजाइम आता है, इसको T3 में कन्वर्ट हो जाता है। T3 और अंदर इंटर होता है न्यूक्लियस में, और इसके जो रिसेप्टर्स होते हैं यहाँ न्यूक्लियस के साथ एसोसिएशन में होते हैं और ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के तौर पर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आएगा हमारे पास T3, तो ये रिसेप्टर के साथ बाइंड होकर कॉम्प्लेक्स बनाएगा और हमारे पास ट्रांसक्रिप्शन मशीनरी को एक्टिवेट या डीएक्टिवेट करेगा और डिफरेंट एंजाइम, स्ट्रक्चर, प्रोटीन्स और बहुत सारी डेवलपमेंट की और सारी प्रोटीन्स को एक्टिवेट करा सकता है, ठीक है, उनकी ट्रांसक्रिप्शन करवा सकता है। तो ये था हमारे पास रेगुलेशन। एट द एंड अगर हम समरी देखें तो थोड़ा सा मैं कर लेता हूँ, ठीक है। ये चीज़ जो याद रखने वाली है वो थायराइड रिलीजिंग हार्मोन, इसका रिसेप्टर हमारे पास किस पे था, थायरोट्रोपिन पे था, और इसका जो रिसेप्टर था जी प्रोटीन के ऊपर रिसेप्टर में फोस्फोलाइपेज C वाला रिसेप्टर था। ये चीज़ याद रख लेते हैं, ठीक है। जो हमारे पास थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का रिसेप्टर जो था वो फोलिकुलर सेल पे था, जी प्रोटीन का ऊपर रिसेप्टर ही था, लेकिन कौन सा था उनमें से सेकंड मैसेंजर कैस्केड कौन सा था, जैसे हमारे पास फॉस्फोलाइपेज C, तो ये हमारे पास एडेनाइल साइक्लेज CAMP वाला चलाएगा, ठीक है। अब हमारे पास लास्ट में क्या है, T3 और T4 जो हमने प्रोड्यूस किए हैं इनके रिसेप्टर हमारे पास न्यूक्लियस में होंगे और रेटिनाइड X रिसेप्टर के साथ लिंक्ड हुए होंगे, ठीक है। ये चीज़ याद रखते हैं कि न्यूक्लियस में होंगे और रेटिनाइड X रिसेप्टर के साथ। तो ये हमारे पास ये चीज़ हमने बायोकेम में याद रखनी है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।